जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। आज हम लोग नदी घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। नदी घाटी की सभ्यता। पुराने में हम लोगों ने पढ़ा ना कि पुराने समय में लोग नदियों के किनारे ही बसना, अपना घर बसाना पसंद करते थे, क्योंकि नदी से उन्हें पानी और बहुत सारा उनके दिनचर्या की चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी। इसलिए नदियों के किनारे ही वो अपना घर बना करके वहीं रहा करते थे। अब देखिए, आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ शहरों में, नगरों में रहते हैं। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ अंतर होता है। गांव में जो लोग रहते हैं और शहर में जो लोग रहते हैं, उनके रहन सहन में कुछ कुछ अंतर आता है और कुछ कुछ समानताएं भी होती हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आज के 2500 साल पहले भी शहर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे हमारे देश में। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं कि उस समय जो नगर और शहर बने थे, वो शहर एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से बने हुए थे, आज के शहरों के जैसे। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। जो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं थीं, पुरानी सभ्यताएं, उनका विकास किसके किनारे हुआ? नदियों। किसके किनारे हुआ? नदियों। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में मदद मिली। भाई, नदी के किनारे, नदी में पानी रहता था तो वही पानी वो खेत में भी इस्तेमाल कर लेते थे। इससे अच्छी फसल होती थी। खुद भी पानी पी लेते थे वही पानी। पानी कैसे पीते थे? पी के दिखाओ। ऐसे ही पानी पिया करते थे ना। हाँ। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया। अब जब उत्पादन अन्न का अधिक होने लगा, पी के दिखाना था, खा के नहीं दिखाना था, तो व्यापार में भी बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। इससे नगरों का, शहरों का विकास खूब हुआ। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था। व्यापार के लिए कौन सा मार्ग सुलभ था? जल का मार्ग। नदियों के रास्ते व्यापार भी अच्छा से हो जाता था, सरलता से। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार रास्ता आसान तथा सुरक्षित था। व्यापार करना नदियों से आसान था और सुरक्षित भी था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। काम धंधे का विकास हुआ तो जो कच्चे माल की अवेलेबिलिटी थी, उपलब्धता थी, उससे वस्तुओं के निर्माण और नगर के, शहर के जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा और उन्नत, विकसित बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। अलग अलग नदी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी के किनारे, और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता इंडस मतलब कि सिंधु नदी के किनारे हुई, जिसमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब हड़प्पा सभ्यता देखिए कहाँ से कहाँ तक है, कब से कब तक के लिए है। ये देखिए, आप फोटो इसमें देख सकते हैं। ये नदी है, इसके किनारे सारा रखी गढ़ी देख सकते हैं आप। यहाँ पे लोथल, सिंध नदी के किनारे ये सारा बसा हुआ है। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व से 1520 मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक रहा, लगभग 1000 साल तक। अब इनकी खोज कैसे हुई? 1921 में, सन 1921 में, उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य चल रहा था। किसका शासन था? अंग्रेजों। इसी वर्ष पुरातत्व
विदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। कौन से स्थान की खोज की? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ता था? पंजाब में। कहाँ पड़ता था? पंजाब। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। वहाँ जो पुराने खंडहर अवशेष जमीन के अंदर से मिले, उनसे उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे जरूर कोई न कोई शहर था। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। उस गांव को क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो का मतलब है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ भी शहर होने का अवशेष प्राप्त हुआ। अब देखिए, हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इसको देखिए, खुदाई में सड़क कैसे बने थे, गलियां नलियां कैसी थी, इस तरीके से 90 डिग्री पे। पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल गया। जमीन के अंदर पूरा शहर बसा हुआ था और वो शहर पूरा दिखा उनको। अब देखिए, नगर ही नगर दिखे। धीरे धीरे आगे की खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़, कालीबंगा, राजस्थान, लोथल, गुजरात, दायमाबाद, महाराष्ट्र तथा इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरातन स्थल थे। देखिए, कई शहर मिले। कौन कौन से शहर? अभी कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में थे। भारत में कहाँ कहाँ? रोपड़ में पंजाब में क्या मिला? रोपड़ जगह मिली। राजस्थान में कालीबंगा, लोथल गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये शहर यहाँ मिले। अब मेरठ उत्तर प्रदेश के में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित था। अपना जो मेरठ है बगल में, मेरठ के पास, मेरठ में आलमगीर हिंडन नदी है, उस हिंडन नदी के किनारे एक शहर बसा, उसका नाम था आलमगीरपुर शहर। ठीक है। इस पुरा स्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। कौन कौन से, किसके बर्तन प्राप्त हुए? मिट्टी के। अब देखिए, नगरों नालियों की सफाई कैसे हुआ करती थी उस समय, ठीक जैसे आज होती है, उससे भी बेहतर हो रही थी। नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी उस समय? हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी, छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। जो सड़कें थी वो चौड़ी थी और जो छोटी छोटी सड़कें थी वो भी गलियों से जुड़ी हुई सड़कें थी। गलियों में सड़कें थोड़ी छोटी थी, बाकी जगह चौड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर थी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, मतलब 90 डिग्री पे कट किया करती थी। एकदम सीधे ऐसे जा रही हैं, फिर ऐसे जा रही हैं, तो चौराहा बनाएंगी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। सड़क के किनारे पे पक्की नालियां थी। हर घर की नाली बड़े नाले में मिल जाती थी, मतलब एक भी घर का नाली का पानी कहीं खराब जगह नहीं जाता था। नाली के पानी से कहीं भी दिक्कत, बदबू, गंदगी नहीं आती थी। वो ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि वो सीधे बड़े नाले में जाता था और बड़ा नाला बाहर जाता था। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, मतलब थोड़ा सा स्लोप उसको इस तरीके से टिल्ट करके बनाया जाता था जिससे कि उसका पानी जाया जा सके आसानी से। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। इससे पता चलता है कि वो लोग साफ सफाई और कितना किया करते थे, स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूकता थी, और गणित का, विज्ञान का कितना ज़्यादा प्रभाव था। भवन निर्माण उस समय कैसे होता था? उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। आयत के आकार की बहुत सारी इमारतें मिली। कई 2 मंजिला घर भी मिले जो कुछ छोटे छोटे घर थे, कुछ छोटे छोटे भी, कुछ 2 मंजिला मिले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अन्य स्थानों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था, मतलब उनका प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनका मतलब बनाया गया था। उनको प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आज भी हमारे आपके घरों में आंगन बना दिया जाता है कई जगह पे। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी।
मतलब प्रत्येक घर में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बनते थे, उसके रसोई होती थी, शौचालय होता था, स्नान घर होता था। देखिए शौचालय, आज हम लोग शौचालय पे काम कर रहे हैं और शौचालय कब का बना हुआ है, उन लोगों ने बहुत पहले बनवाया था। स्नान घर भी हुआ करते थे, वॉशरूम जहाँ पे नहाया धोया जाता था। 2 मंजिल मकान के लिए ऊपर दूसरे मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ी का रास्ता भी बना हुआ था, सीढ़ी से लोग जाया करते थे। अब देखिए 4000 ईसा पूर्व से लेकर के ये समय दिया हुआ है, जिसमें 2500 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1520 ईसा पूर्व के बीच में जो ग्रीन कलर से हड़प्पा सभ्यता दिखाया गया है। चित्र में इस इमारत को देखिए, ये इमारत देखिए, आंगन ऐसे होता था, दूसरी मंजिल पे ये मकान बने होते थे, और ये देखिए शौचालय हुआ करता था, ये कुआं था जहाँ से पानी निकालते थे, ये चहरदीवारी बनी हुई थी, कितनी बढ़िया सीढ़ियाँ बनी हुई थी वहाँ पे, देखिए यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके से उनका घर बनता था। कितनी ऊंचे दीवारें थी, दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी, पक्की ईंट के दीवार बनना बड़ी बात थी उस समय। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट मकान की भट्ठियाँ रही होंगी, ईंट पकाने के लिए भट्ठियाँ, जो आज ईंट के भट्ठे होते हैं तब भी उस समय भी रहे होंगे। 2500 साल से ये चले आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले, उसमें बड़े बड़े गोदाम मिले, और आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हें गोदामों में रखा जाता था। आज भी बड़े बड़े गोदाम, आलू और बहुत सारी चीज़ें, गेहूं, धान, गन्ना, बहुत सारा स्टोर किया जाता है, तो वैसे उस समय भी स्टोरेज हाउस थे। घरों तथा गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला, एक बहुत बड़ा वहाँ पे पक्का स्नानागार मिला। देखिए ये स्नानागार आप यहाँ देख सकते हैं, कितना बड़ा स्नानागार था वो। ठीक है, इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, कमरा बना हुआ था, शायद चेंजिंग रूम होगा। ठीक है, और देखिए ये गोदाम की तस्वीर दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, कैसे गोडाउन वहाँ पे था उस समय। ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? भाई जब 90 डिग्री पे रोडें इतनी चौड़ी बनेंगी, नालियाँ बनी रहेंगी, तो सब पहले से बनाया जाएगा ना, तभी आंगन, घर, आंगन, सारी चीज़ें उसमें पहले से प्लान्ड होगा तभी बनेंगी। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भर कर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती होगी? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, उन्हें व्यापार भी करना था। रहन सहन उस समय का कैसा था? चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। चावल होता था, गेहूं होता था और जौ होता था। जो लोग सूती तथा ऊनी ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उस समय हम लोग, जो हमारे पूर्वज लोग थे, वो सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार से पहना करते थे। यहाँ के निवासी उस समय के लोग गेहूं, जौ, कपास, मटर और तिल और चावल की खेती किया करते थे। कौन कौन से? गेहूं की, जौ की, कपास की, मटर की, तिल की, चावल की खेती किया करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी, ऊंट इनके पालतू पशु हुआ करते थे। पशु कौन कौन से हुआ करते थे? देखिए, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी, ऊंट, ये सब पाला करते थे ये लोग। हार, कंगन, पाजेब मतलब पायल, बाली, कान में पहनने वाली अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। देखिए आभूषण, गहने यहाँ पे रखे हुए हैं। हार गले में पहनते थे, कंगन हाथ में पहनते थे, पायल पैर में पहनते थे, बाली कान में पहनते थे, अंगूठी उंगलियों में पहनते थे ये लोग। मकान बनाने का कारखाना चौंधड़ों से प्राप्त होता है। मनका बनाने का कारखाना चौंधड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। आज आप भी मिट्टी के मनकों से आभूषण बना सकते हैं। हम लोग खेल खेल में बना सकते हैं। ये लोग किन देवी देवताओं की किस तरीके से पूजा करते थे? अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए यहाँ पे बाएं हाथ पे जो मूर्ति ये बनी हुई है, इसको देखने की बात ये कह रहा है। ये मातृ देवी थी। कौन देवी थी? मातृ देवी। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। उस समय देवी की मूर्ति उन लोगों ने बनाई थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र है। भैंसे के सिंह का चित्र है। इसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। कई लोग देवता होंगे। यह कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। ये शंकर भगवान जैसा कुछ इन लोगों ने बनाया होगा, जो शिव की, पशुपतिनाथ की मूर्ति मानी गई। इसके अलावा कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली थी। देखिए इस पर
शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का अंदाजा से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं पक्की तरह से, लेकिन नहीं कर सकते। इन बातों का हम अंदाज़ा ही केवल लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। इतिहासकार जो हैं उन लोगों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म 4 मुख्य विशेषताएं थी। उनके धर्म की 4 प्रमुख विशेषताएं थी। कौन कौन सी थी? एक तो मातृशक्ति की उपासना करते थे और शिव की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे और पशु की पूजा करते थे। देखिए, वो देवियों की पूजा, मातृशक्ति की पूजा करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। और दूसरा एक पेड़ों की पूजा, आज भी तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है हमारे यहाँ, आपके यहाँ। और पशु की पूजा होती है, जैसे गाय हमारी माता, हम लोग उसको अन्न देते हैं, अनाज देते हैं। ऊपर बताई गई किन चीज़ों से आपको आज भी लोग मानते हैं? लगभग सारी चीज़ हम लोग मान रहे हैं। इन चीज़ों को मानने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? आप सोचिए और लिखिएगा अपने प्रश्न पत्र पे। अब देखिए, काम धंधे उस समय कैसे हुआ करते थे। पत्थर का भाला उन लोगों ने कैसे बनाया होगा? हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा था ना पहले। पाषाण काल में पत्थर की सारी चीज़ें, वस्तुएं बनती थी। वैसे ही पत्थर का भाला कैसे बना? जब लोग पत्थर के औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्हें धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया? क्योंकि पत्थर की चीज़ें बहुत सस्टेनेबल नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा समय तक वो नहीं चल पाती थी। धातु की चीज़ें ज़्यादा समय तक चलेंगी और ज़्यादा वार कर पाएंगी, इसलिए उनकी चीज़ों को वो धातु पर आ गए। अब देखिए, खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण मतलब शीशा, आरी, कंघिया उस तरह प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने लगे थे और उसे साफ करने तथा आग में पिघलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित हो चुके थे। भाई, जमीन के अंदर से वो निकालने लगे थे, उनको सही साफ करने लगे थे, उनको आग में जलाकर उनसे उनका अलग अलग आकृति में उसको ढाल लेते थे। कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई धातु को क्या कहते थे? कांसा। कांसा किसे कहते थे? तांबा और टीन से। तांबा और टीन को मिला करके जो बनता था उसे क्या कहते थे? कांसा कहते थे। क्या कहते थे? कांसा कहते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। धातु के साथ साथ ये पत्थर का भी, मतलब जहाँ पत्थर की जरूरत पड़ेगी वहाँ पत्थर, जहाँ धातु की वहाँ धातु। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे होंगे। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं उपलब्ध थी, तो पत्थर का कुछ बनाते थे, कुछ इनका बनाते थे, तांबे का, कांसे का और टीन का। इस बैलगाड़ी में आप बैलगाड़ी देखिए, इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी है। एक है पहिया की, दूसरा है बैलगाड़ी की खोज। मतलब कि इस चित्र से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पहिए का आविष्कार हो गया था और वो बैलगाड़ी बना लेते थे। इस तार को खींचने से बैल का सिर हिलता है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से जो बर्तन प्राप्त हुए थे वो देखिए। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। आज भी कुम्हार वो चाक को घुमाकर ही बर्तन बनाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा बर्तन शेप में बनता है, उसकी आकृति बहुत सुंदर आती है। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। हड़प्पा के लोग बहुत कारीगर लोग थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत बढ़िया कारीगरी करते थे, ठीक है। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचा करते थे। एक आदमी ही सारी चीज़ें नहीं बनाता था, अलग अलग चीज़ें बनाते थे। जैसे मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त बर्तन है और सेल खड़ी से बनी मूर्ति है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति की बनाने की जो कला है, आज भी वही कला हम लोग जानते हैं जिस तरीके से उन लोगों ने बनाया था। हमने आज तक कोई नई कला नहीं बना पाई है। जिस तरीके से वो एक बर्तन के शेप में उसको मिट्टी के शेप में डाल करके पिघला करके तांबे को उसमें डाले और नर्तकी की मूर्ति को, बर्तन को, मतलब उस मिट्टी को खूब पका करके अंदर उसको टाइट कर दिया और शेप आकृति बना दी, उसको फिर मिट्टी को फोड़ दिया। उसके अलावा कोई तकनीकी आज तक हम लोगों ने विकसित नहीं कर पाए हैं हम लोग। वस्तु विनिमय उस समय कैसे हुआ करता था आप समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का
लेन देन व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। उस समय रुपए लेकर के टमाटर, आलू, बैगन, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्वेटर, शूज ये सब नहीं खरीदा जा सकता था। उस समय मात्र किसी के पास गेहूं है तो वो अपना गेहूं देकर किसी से टमाटर ले सकता था, सब्जी ले सकता था, जौ ले सकता था, चावल ले सकता था, स्वेटर ले सकता था, कपड़े ले सकता था। ऐसे वस्तुओं का विनिमय होता था आपस में। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन। जैसे कोई तुमको ब्लू पेन दे तो तुम उसको ब्लैक दे दो, ऐसा। कोई नीली पेन दे, काली दे दो। व्यापार कैसे होता था? हड़प्पा के नगरों में पत्थर, हाथी दांत, धातु, मिट्टी की बनी वस्तुएं मिलती थी। कौन कौन सी? पत्थर, हाथी के दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिला करती थी। कुछ विद्वान सोचते हैं कि वे वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। वे विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृति, कुछ पर जानवरों की, कुछ पर आदमी की, कुछ पर जानवरों की, पौधों की, कुछ पर बर्तनों की आकृति बनी हुई है। इन पर कुछ पे आदमी बने हुए हैं, कुछ पे बर्तन मतलब जानवर बने हैं, कुछ पे पौधे बने हैं, कुछ पे बर्तन की आकृति बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे। गीली मिट्टी पर अपनी मुहर के जांचने से मुहर के छाप बना देते थे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। गीली मिट्टी उस पर दबाकर अपना एक चिन्ह लगा देते थे, निशान लगा देते थे, जिससे उनकी चीज बनी रहे। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। तौलने और मापने के लिए वो लोग बटखर और पैमाने का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर इराक देश का जो उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच में व्यापार हुआ करता था, उस समय होता था। अब व्यापार होने से क्या क्या लाभ होते हैं? आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों देशों के विषय में जानकारी भी होती है। अतिरिक्त उत्पादन में भी व्यापार से ही व्यापार संभव होता है। व्यापार तभी संभव होगा जब हम अपने से, अपनी खपत से ज़्यादा, अपने इस्तेमाल से ज़्यादा वस्तुओं का हम प्रोडक्शन, उत्पादन करेंगे। लिखावट कैसी होती थी हड़प्पा सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिससे उनके अक्षर चित्र जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। इसको हम लोग आज भी डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक युग का मानते हैं। खुदाई से ऐसे अवशेषों के आधार पर ही हम इन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खुदाई करते हैं और खुदाई में जो वस्तु हमें मिलती है उसी के आधार पर हम इस समय के कालखंड में कौन सी चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे हुआ उसको हम अनुमान लगा पाते हैं, उसको अनुमान लगा पाते हैं। तभी से हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता में लोथल क्षेत्र के बंदरगाह, लोथल क्षेत्र गुजरात के राज्य में पड़ता है और वहाँ बहुत सारे बंदरगाह पाए गए हैं, बंदरगाह के अवशेष रहे हैं। तो इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग समुद्र से व्यापार करते थे। ठीक है। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ के बंदरगाह, गोदी, मुहरें तथा गोदाम के अवशेष बहुत भारी मात्रा में मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ रही होगी। इनकी शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों से के न मिलने के कारण यह कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था रही होगी। अगर गांव में हर घर में बंदूक, बम, कट्टा और ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी तो माना जाएगा कि गांव में लड़ाई झगड़ा खूब होता है। अगर किसी के घर में कुछ ऐसे हथियार के चीज़ नहीं मिलेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि गांव में शांति है। तो वैसे ही जब उस समय पूरे शहर में नहीं मिलता था तो मान लिया जा सकता है कि उस समय राजपाट बहुत शांति से चलता था। नगरों का खत्म होना, कैसे ये नगर खत्म कैसे हो गए?
आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा के नगर बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर आज से 4-5 हजार साल पहले बने हुए थे। 1-2-400 साल नहीं, हजारों साल पहले। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण ये नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। कुछ कारण थे, आइए कारणों पे भी चर्चा करेंगे। ये कारण क्या हो सकते हैं, अनुमान लगाते हैं। बाढ़ हो सकता है कोई भूकंप आया हो और सब जमीन में धंस गया हो, महामारी आई हो, सब मर गए हों, आक्रमण किसी का हुआ हो, या कोई आग लग गई हो, या फिर आर्य लोग आ गए हों, तो ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई हो। अब देखिए, नगर निर्माण का जो विकास है इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। जो शहर का निर्माण था इस सभ्यता की विशेष देन थी। यहाँ के लोगों के घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पानी निकास हेतु नलियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। यहाँ पे नालियों का बढ़िया विकास हुआ था, निकासी, पानी को निकालने के लिए नाली का अच्छा प्रबंध हुआ था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक भारत में कोई नगर नहीं बसा। भारत में गांव ही गांव रहे, शहरों का निर्माण नहीं हो सका हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के कई वर्षों तक, कई 100 साल तक। अब देखिए, इसमें कुछ और भी बातें जान लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत ही शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई झगड़े के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले। अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम मिले, इसका मतलब सब जगह शांति व्याप्त थी। यहाँ यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ कांसे मतलब तांबा और टीन को मिलाकर के कांसे का निर्माण से कई सारी वस्तुएं बनी हुई पाई गई हैं। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। फर्स्ट, अभी तक जो खोज हुई है, आगे कोई खोज हो जाए तो नहीं कह सकते। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा के लोगों को जाता है। हड़प्पा के लोगों ने, हम लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो सूती कपड़े का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। सभी भारतीय लिपियां बाएं, लेफ्ट साइड से राइट साइड लिखी जाती हैं। जैसे ऐसे लिखना होगा राम, और वो लोग राम जाता है, हम ऐसे लिखेंगे। और उस समय क्या था, हड़प्पा के लोग उल्टा लिखते थे, ऐसे लिखेंगे दाएं से बाएं, राम जाता है। अगर हम आज के तरीके से पढ़ेंगे तो है जाता राम। ठीक है, उनका ऐसे लिखा जाता था। अब शब्दावली समझ लेते हैं। सभ्यता का मतलब होता है मानव। सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। जब हम सभ्य तभी माने जाएंगे जब हम नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल करके सभ्य रहेंगे। योजना क्या होती है? किसी कार्यक्रम के समापन या संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा जो तैयार की जाती है उसको योजना कहते हैं। व्यापार क्या होता है? ट्रेड। उत्पादित वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों का जो समय होता है उसे हम शताब्दी कहेंगे। जैसे 2002 को 21वीं शताब्दी कहा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका यह पाठ संपन्न होता है। नदी घाटी सभ्यता, इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा और समझा। अभी लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी उस समय रही हैं। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यताएं उस समय पाई गई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उस समय, मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व पाई गई थी। 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता पाई गई और यह दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। और ये जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। कहाँ पे? जिगुरत में।
इनकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। ये चित्र के से अपनी प्रस्तुति किया करते थे, जैसे बैल, मछली, इस तरीके से बना करके दर्शाते थे। जिगुरत देखिए क्या था, जिगुरत ये बनाए हुए हैं, यह पवित्र स्थान जहाँ पर नगर का देवता निवास करता था उसे जिगुरत कहा करते थे। और ये लोग इस तरीके से देखिए भीड़ की भीड़ मंदिर में जाते हुए दिखाई जा रही है। यह जिगुरत लगभग 21 मीटर ऊंचा था। और ये देखिए दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता 5000 से 2000 ईसा पूर्व, ये भी रहा 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता पनपी, वहाँ बनी, और इसीलिए मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान, नील नदी होती है या पाई गई, इसीलिए वहाँ ऐसी सभ्यता विकसित हुई, अन्यथा नहीं हो पाती। शवों को संरक्षित करने के लिए उसके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे नाइट्रोन नामक पदार्थ का उस पे लेप लगा करके उसको पतले तथा मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को ममी कहते हैं। ममी किसे कहते हैं? जब हम कोई मृत शव होता है उस शव पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगा देते हैं पूरे उस शव पर, डेड बॉडी पर, और उसे एक मुलायम और पतले कपड़े से ढक देते हैं, तो वो ममी के रूप में बन जाता है। इसको पिरामिड के अंदर रखा जाता था, और पिरामिड देखिए कैसे होते थे, इस तरीके से वो पिरामिड बनाया करते थे। इस तरीके से पिरामिड, नील नदी देखिए, और मिस्र की सभ्यता यहाँ ऐसे विकसित हुई। पिरामिड जो था मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। पिरामिड मिस्र के जो उस समय के राजा हुआ करते थे उनके मकबरे थे। इन सबों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं। इनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए क्रीट सभ्यता क्या है। क्रीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही, मतलब 3000 से 1500 ईसा पूर्व। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान द्वीप सभ्यता। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी खूब बढ़ी थी। देखिए बर्तन कितना सुंदर बना हुआ है, तो इसलिए इसकी धूमधाम से मांग, डिमांड और जगह भी रही। चीन की सभ्यता देखिए, येलो रिवर के पास वांगहो नदी के किनारे, यह चीन की जो सभ्यता थी वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। सॉटन के कपड़े, बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ये देखिए वांगहो नदी, इसको येलो रिवर भी कहते हैं, इसलिए ये येलो से भी पेंट किया गया है। चीनी लोग कांस्य के बने बर्तनों में भोजन करते थे। जो चीनी लोग थे वो कांस्य के बने बर्तनों से भोजन करते थे। तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। अब देखिए चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द किताब, ये दो ऐसा बना करके इन लोगों ने भाला सा उसमें घुसेड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि ये किताब लिखा हुआ है। क्या लिखा है? किताब। बांस की बनी चीनी किताब, बांस की बनी ये चीनी किताब है। क्या है? किताब है। ये बांस की बनी हुई चीन के लोगों की किताब है। अब इसी के साथ यह चैप्टर हमारा संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग खूब धूमधाम से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए मन लगा करके, और कोई दिक्कत हो तो बात करिए मुझसे। थैंक यू सो मच।